नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसा क्लासेस में। साथियों, आज हम सभी भूगोल शिक्षण के अंतर्गत भूगोल का पाठ्यक्रम का अर्थ, पाठ्यक्रम की परिभाषा तथा पाठ्यक्रम की क्या आवश्यकता और उसके महत्व क्या हैं, इसी चर्चा करने के बाद हम भूगोल पाठ्यक्रम के निर्माण के सिद्धांतों की बात करेंगे। तो साथियों, सभी लोग कमर कस लीजिए और हाथ में पेन और कॉपी ले लीजिए और अपने नोट्स बनाने के तैयार हो जाइए। और उससे पहले एक काम करिएगा कि चैनल पे जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और जो लोग चैनल में पुराने हो वो अपने अन्य जो भूगोल शिक्षण के लिए हुए भाई बहन हैं उन प्रशिक्षणार्थियों को भी आप क्लास को शेयर करें, जिससे कि हमारी क्लास का लाभ उन तक पहुंच सके और वे भी लाभान्वित हो सके। चूँकि मैटर यह है कि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई भी बुक नहीं मिलेगी, इसलिए आप सभी के प्रति मेरी सहानुभूति है और मैं भूगोल शिक्षण की मांग पे आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। भूगोल शिक्षण के इकाई 2 के पार्ट बी में भूगोल के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज की एक क्लास है। तो बिना देर के हम अब शुरू करेंगे भूगोल का पाठ्यक्रम। देखिए, भूगोल के पाठ्यक्रम में क्या है कि पाठ्यक्रम को अंग्रेजी भाषा में हम सबसे पहले पाठ्यक्रम का अर्थ समझेंगे। अर्थ क्या है कि भूगोल को अंग्रेजी भाषा में हम करिकुलम कहते हैं। और करिकुलम जो शब्द है, यह शब्द लैटिन भाषा के क्यूरेरे शब्द से बना है। और इस क्यूरेरे शब्द का अर्थ होता है मैदान। किस चीज़ का मैदान? दौड़ का मैदान। ठीक, तो इसका मतलब है दौड़ का मैदान। अब दौड़ का मैदान का मतलब क्या है? दौड़ का मैदान का मतलब यह है कि यह दौड़ का क्या है? मैदान है। और इसमें दौड़ता कौन है? इसमें दौड़ने वाला हमारा है छात्र। ठीक, यह छात्र इसमें दौड़ लगाता है। तो क्यों दौड़ लगाता है? यह जो पाठ्यक्रम है यही दौड़ का मैदान है। ये जो दौड़ का मैदान यह क्या है? यह हमारा है पाठ्यक्रम। ठीक, इस पाठ्यक्रम रूपी दौड़ के मैदान में जब छात्र एक साल तक चक्कर लगाता है, दौड़ लगाता है, तब जाकर के वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर पाता है। कहने तात्पर्य है, मान लीजिए कोई बच्चा कक्षा 7 में पढ़ रहा है, तो कक्षा 7 के वह पाठ्यक्रम को पूरे वर्ष भर अध्ययन करता है। जब पाठ्यक्रम को पूरे वर्ष भर अध्ययन वह कर लेता है, तब उसकी परीक्षा होती है और वह अपने उद्देश्य यानी कि परीक्षा को पास कर लेता है और अपने उद्देश्य में वो सफल हो जाता है। वह कक्षा 7 से कक्षा 8 में प्रमोट हो जाता है। तो यही करा है कि पाठ्यक्रम रूपी दौड़ के मैदान में जब छात्र दौड़ लगाता है तो वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर लेता है। यही चीज करा है। इसका तात्पर्य है कि विद्यार्थी दौड़ के मैदान को पार करके अपने गंतव्य तक पहुंचता है। गंतव्य मतलब अगली कक्षा पहुंचता है। तो कब पहुंचेगा अगली कक्षा में? जब पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ेगा तब न पहुंचेगा। तो यही करा है कि पाठ्यक्रम क्या है? यह दौड़ का मैदान है जिसमें छात्र अपने उद्देश्यों तक पहुंचने के लिए दौड़ लगाता है। अब आगे हम देखेंगे मुडरों के अनुसार। मुडरों ने क्या कहा? ये 2 परिभाषाएं मुझे बेस्ट लगती हैं और आपने बीएड प्रथम सेमेस्टर में 11वें पाठ्यक्रम के अंतर्गत इकाई 3 और इकाई 4 में आपने अध्ययन किया होगा पूरे पाठ्यक्रम के बारे में। फिर भी मैं थोड़ा सा मैटर लेकर के आया हूँ जिससे कि आपको रिवाइज हो जाए और आप अच्छे से अध्ययन कर सकें। तो देखिए, मुडरों के अनुसार पाठ्यक्रम की परिभाषा है कि पाठ्यक्रम में वे सभी अनुभव सम्मिलित होते हैं जिन्हें शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विद्यालय में लेता है। ध्यान देंगे, कहने का तात्पर्य यह है कि पाठ्यक्रम में वे सभी अनुभव, इस पे ध्यान दीजिएगा। अनुभव का मतलब क्या है? अनुभव से तात्पर्य यह है कि पाठ्यक्रम ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो किताब में छपा है वही पाठ्यक्रम है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाठ्यक्रम में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं जिनको कि आप पाठ्यसागामी क्रियाएं कहते हैं, जैसे कि नाचना, वार्षिक उत्सव, टूर यानी भ्रमण, ठीक, उसके बाद रंगोली प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, सेमिनार, ये सभी जो को करिकुलम एक्टिविटीज़ है, पाठ्यसागामी क्रियाएं हैं, वे भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित होते हैं। ठीक, चूँकि पूरे वर्ष भर आप तो पढ़ते नहीं हैं, आप टूर पे जाते हैं, आप प्रतियोगिता होती है, पोस्टर प्रतियोगिता होती है, खेल कूद का प्रोग्राम होता है, तो ये सभी आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत रखे गए हैं, इसलिए होता है। तो यही करा कि पाठ्यक्रम में वे सभी अनुभव शामिल होते हैं जिन्हें शिक्षा के उद्देश्यों, शिक्षा का उद्देश्य क्या है कि बालक का शारीरिक विकास करना, मानसिक विकास करना, बौद्धिक विकास करना, साहित्यिक विकास करना। ठीक, तो बालक का सर्वांगीण विकास करने के लिए क्या हम बस पढ़ाएंगे तो विकास हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। तो कैसे होगा विकास? जब हम को करिकुलम एक्टिविटीज़ को अपनाएंगे, उसको हम मंच में बुलाएंगे, भाषण देना सिखाएंगे, ठीक है, उसके बाद पोस्टर का, भ्रमण का, इन सब का आयोजन हम करेंगे, तब जाकर के उसका विकास होगा। अगर सिर्फ हम पढ़ाएंगे तो सिर्फ और डट्टू तोता बन के रह जाएगा। तो यही चीज़ कर रहा है कि पाठ्यक्रम में वे सभी अनुभव सम्मिलित होते हैं जिन्हें शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विद्यालय प्रयोग में लेता है। यह परिभाषा है मुडरों के अनुसार। और एक जो परिभाषा यह है कनिंघम महोदय की, यह परिभाषा मुझे बहुत ही पसंद आती है। और एमएड में आप अगर जाएंगे बीएड करने के बाद, एमएड के सेकेंड सेमेस्टर
सेमेस्टर में पाठ्यक्रम का एक पेपर ही है और उसमें भी यह आपका यह पाठ्यक्रम काम आएगा। उसमें भी यह परिभाषा आपको पढ़ने को मिलेगी कनिंघम महोदय की। कनिंघम महोदय ने बहुत ही बढ़िया परिभाषा दी है कि पाठ्यक्रम कलाकार के हाथ में वह साधन है, कलाकार मतलब शिक्षक, यानी पाठ्यक्रम कलाकार के हाथ में वह साधन है जिससे वह अपनी चित्रशाला, कलाकार क्या करेगा, कलाकार चित्रण बनाएगा, ठीक है, अपनी चित्रशाला में कलाकार चित्र बनाएगा। तो वही कह रहा है कि पाठ्यक्रम कलाकार के हाथ में वह साधन है जिससे, किससे, पाठ्यक्रम से, जिससे वह अपनी चित्रशाला यानी कि विद्यालय को चित्रशाला कह रहा है कि चित्रशाला में अपने सामग्री को अपने उद्देश्यों के अनुरूप ढालता है। यानी पाठ्यक्रम वह साधन है जिसके द्वारा अध्यापक विद्यालय में छात्र को अपने उद्देश्यों के अनुरूप ढालता है। इसी पे एक प्रश्न मैं आपसे कर रहा हूँ, आप कमेंट में जो लोग देख रहे हैं क्लास को कमेंट करके मुझे बताएंगे कि किसने कहा था कि तुम मुझे एक बच्चा ला करके दे दो, मैं उसे चोर, अध्यापक, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर जो चाहूँगा वह मैं बना दूंगा। यह बात किसने कहा था, ये आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। तो यही कह रहा है कि अध्यापक अपने उद्देश्यों के अनुरूप बच्चे को ढालता है, किसके माध्यम से, वह पाठ्यक्रम के माध्यम से। पाठ्यक्रम ही वह साधन है जिससे वह अपनी चित्रशाला में अपने सामग्री को अपने उद्देश्यों के अनुरूप ढालता है। यह तो बात हो गई पाठ्यक्रम का अर्थ और पाठ्यक्रम की परिभाषा, ये थोड़ा सा हमने भूमिका बना दिया। अब हम बात करेंगे कि भूगोल के पाठ्यक्रम की क्या आवश्यकता या क्या महत्व है इसका। ठीक, तो इसका महत्व देखिए, परीक्षा में आप जब लिखेंगे ना, परीक्षा में लिखता तो सबको है, ठीक, परीक्षा में सभी छात्राएं लिखते हैं, लेकिन लिखने का ढंग आपका जब अलग होगा तभी आपको दूसरे से अच्छा नंबर मिलेगा। जैसे कि आपको लिखना है भूगोल पाठ्यक्रम की आवश्यकता है महत्व, तो अक्सर बच्चे क्या करेंगे, भूगोल की आवश्यकता या महत्व लिख करके अब 6 हेडिंग लिख देंगे। ऐसे अगर लिखेंगे आप तो आपको नंबर एवरेज मिलेंगे, लेकिन आपको नंबर अगर औसत से ज़्यादा चाहिए तो इस तरह से अगर लिखेंगे तब परीक्षा में आपको नंबर ज़्यादा मिलेंगे। चूँकि काफ़ी में जगह भरपूर होती है और ये प्रश्न अगर लॉन्ग में आता है तो आप 1 पेज में या आधा पेज में आप इस तरह से बना सकते हैं। अब कोई पूछेगा कि सर क्या परीक्षा में हमको वो लंगड़ा प्रकार लेके जाना पड़ेगा क्या, तो ये आप स्वयं की बुद्धि पे देख लीजिए कि लंगड़ा प्रकार आप लेके बना सकते हैं या खुद से गोला बना सकते हैं। अब ये हमने लंगड़ा प्रकार लेकर के बनाया नहीं है, तो खुद से आप एक डायग्राम बना सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तब की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक, वैसे भी तो देखा जाए तो भूगोल के पाठ्यक्रम की आवश्यकता या महत्व, तो सबसे पहला ये है कि उद्देश्य की प्राप्ति हेतु हमें क्या पढ़ाना है और बच्चे को क्या पढ़ना है, जब इसका पता रहेगा तब तो हम पढ़ा पाएंगे। इसीलिए पाठ्यक्रम की आवश्यकता पड़ती है कि उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कि हमारा उद्देश्य क्या है। जैसे कि हमारा उद्देश्य था आपको भूगोल के पाठ्यक्रम से परिचित कराना, ठीक, तो भूगोल के पाठ्यक्रम के क्या आवश्यकता क्या महत्व है, तो यह हमने सिलेबस में देखा है तब ना मैं लेकर के यहाँ पे आया हूँ। अगर सिलेबस में नहीं देखता, अगर आपके पाठ्यक्रम में नहीं देखता तो फिर मैं कैसे यहाँ पे क्लास लेकर के आ पाता। मुझे पता ही नहीं चलता कि आपको क्या पढ़ाना है और आपको भी नहीं पता चलेगा कि भूगोल शिक्षा के अंतर्गत पढ़ना क्या है, ये तो समझ ही नहीं आ रहा है। ठीक, तो इसीलिए कहा उद्देश्य की प्राप्ति हेतु भूगोल के पाठ्यक्रम की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा है मूल्यांकन हेतु। जब हमें भूगोल के पाठ्यक्रम का पता रहेगा तभी तो हम मूल्यांकन हेतु प्रश्न दे सकेंगे। जब पाठ्यक्रम में पता नहीं रहेगा तो हम कहीं से प्रश्न डाल देंगे, अब बच्चे को आएगा उसके स्तर के अनुरूप अगर रहेगा तो आएगा, नहीं रहेगा तो नहीं आ पाएगा। तो यही चीज़ कह रहा है। आगे है शिक्षण विधियों के चयन हेतु। शिक्षण विधियों के चयन हेतु भी भूगोल के पाठ्यक्रम की आवश्यकता पड़ती है। जब हमें पाठ्यक्रम पता रहेगा इस कक्षा में इस चीज़ का हमें अध्ययन कराना है, तो उस चीज़ का अध्ययन कराने के लिए हम किन शिक्षण विधियों का प्रयोग करेंगे तब हम तय कर लेते हैं। तब अध्यापक तय करता है कि बच्चे को पढ़ाने के लिए व्याख्यान विधि की आवश्यकता है, कि व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि की आवश्यकता है, कि प्रदर्शन विधि की आवश्यकता है, कि भ्रमण विधि की आवश्यकता है उसको पढ़ाने के लिए टॉपिक। जब हमें विषय वस्तु पता रहेगी, पाठ्यक्रम में पता रहेगा, तभी हम शिक्षण विधियों का चुनाव कर सकते हैं शिक्षण करने के लिए। आगे है पाठ्य पुस्तकों के निर्माण हेतु। देखिए, पाठ्यक्रम का जब पता रहेगा तभी तो किताबें लिखी जाएंगी। जब पाठ्यक्रम पता नहीं रहेगा तो किस चीज़ पर किताब लिखेंगे। यानी पाठ्यक्रम अगर नहीं पता है और हम किताब अगर तैयार कर रहे हैं, इसका मतलब कि हम अंधेरे में हम तीर चला रहे हैं, इसका मतलब यही हुआ। आगे अन्य विषयों के अध्ययन हेतु। चूँकि आप जानते हैं कि भूगोल से इतिहास का गहरा नाता है और भूगोल और इतिहास का क्या है, कम्बिनेशन भी है, आप जानते हैं। तो यही कह रहा है कि अन्य विषयों के अध्ययन हेतु भी भूगोल के पाठ्यक्रम की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं इतिहास, हमने पिछली क्लास में बताया था कि इतिहास में पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर इस तरह का किला था, ठीक, यह किला इस समय इस तरह का था, 1500 में 1526 में इस तरह का था। अब 1526 में किला इस तरह का था,
जब भूगोल का पाठ्यक्रम बनेगा तो पाठ्यक्रम में ये बताया जाएगा कि इस समय वहाँ की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की थी। तो अगर पाठ्यक्रम बनेगा ही नहीं, उसमें शामिल ही नहीं किया जाएगा, तो बच्चा समझ नहीं पाएगा। तो यही कहने तात्पर्य है कि अन्य विषयों के अध्ययन हेतु भी भूगोल के पाठ्यक्रम की आवश्यकता पड़ती है, ताकि इस विषय से उस विषय को संबंधित करके पढ़ाया जा सके। अब जैसे कक्षा 6 में इतिहास में है शिवाजी का युद्ध, ठीक, शिवाजी का ये आकर मुगलों से युद्ध है। और कक्षा 6 के हम इतिहास में युद्ध पढ़े हैं। अब कक्षा 6 के भूगोल में अगर मान लीजिए हम नेपोलियन बोनापार्ट का जो युद्ध है वह अगर डाल देते हैं तो बच्चा समझ नहीं पाएगा। अब उसमें आप वह बताएंगे, इसमें यह बताएंगे। तो इसीलिए पाठ्यक्रम की आवश्यकता पड़ती है कि एक लेवल में, एक स्तर के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए कि जो विषय है वह एक दूसरे से संबंधित हो और बच्चा जब इस विषय का अध्ययन करे तो वह अगले विषय के अध्ययन में सहायक हो। आगे देखेंगे हम समय व परिश्रम के सदुपयोग हो। तो अब हम दिन भर आकर के यहाँ पे भाषण दे रहे हैं, दिन भर पढ़ा रहे हैं, अध्यापक दिन भर आके पढ़ा रहा है, लेकिन उसे पता नहीं कि पाठ्यक्रम में क्या आया है। अगर उसे सिलेबस का ज्ञान नहीं है, पाठ्यक्रम के बारे में, करिकुलम के बारे में नहीं जानता है, तो वह क्या करेगा? वह सारी चीज़ें पढ़ाएगा, बहुत मेहनत करके पढ़ाएगा, पूरा समय लेकर के पढ़ाएगा कि क्या पता इसमें से कुछ फंस जाए, कुछ भी आ जाए परीक्षा में। लेकिन जब उसे पाठ्यक्रम का ज्ञान रहेगा तब वह कम समय में, कम मेहनत में और बच्चे को सटीक ज्ञान देगा, जिससे कि बच्चे भी जल्दी से अधिगम कर सकेंगे। अन्यथा वह इतना बड़ा ग्रंथ तैयार करवा देगा और उसमें से कुछ फंसेगा तो कहेगा कि देखो हमने तो पढ़ाया था यार, ठीक। इसलिए भी आवश्यकता पड़ती है आगे भविष्य की तैयारी हेतु। जब हम पाठ्यक्रम तैयार करते हैं तो हम भविष्य की तैयारी के लिए भी पाठ्यक्रम की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि बच्चे जब जानेंगे वर्तमान, जब भूगोल के अंतर्गत जब वर्तमान में चल रही जो समस्याएं हैं, जो वर्तमान स्थिति है, जब पाठ्यक्रम के माध्यम से उसको जानेंगे तभी तो वह भविष्य के प्रति सचेत हो सकेंगे। जब वे जानेंगे कि आज के समय में भारत में वन की स्थिति कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत भूभाग पे वन है और कितना पे होना चाहिए, और आगे तब वह समझेंगे कि हम भविष्य में अगर ऐसे ही वन कटते रहें तो आगे समस्या हो सकती है। तो ये करा है कि भविष्य की तैयारी है। तो आगे है व्यवस्थित शिक्षण प्रक्रिया है। तो व्यवस्थित शिक्षण प्रक्रिया का तात्पर्य है कि शिक्षण प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए भी पाठ्यक्रम की आवश्यकता पड़ती है, ठीक। आप यह समझ गए होंगे कि भूगोल पाठ्यक्रम की आवश्यकता क्यों पड़ती है, या भूगोल के पाठ्यक्रम की आवश्यकता, भूगोल के पाठ्यक्रम का क्या महत्व है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कि भूगोल के पाठ्यक्रम निर्माण के कौन कौन से सिद्धांत हैं, ठीक है। तो मैं किनारे हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, हो गया होगा स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो अब हम आगे शुरू करते हैं। देखिए, हम बात करेंगे, ये 10 पॉइंट हमारे हैं, ये पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं। ये जरूरी नहीं है कि भूगोल के पाठ्यक्रम के निर्माण के सिद्धांत हैं, ये पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं। ये आपके इतिहास के पाठ्यक्रम के निर्माण के सिद्धांत यही हैं। हिंदी शिक्षण को भी अगर हम देखें तो हिंदी शिक्षण में भी पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत यही है। कोई भी विषय वस्तु हो, उसके पाठ्यक्रम का अगर निर्माण हो रहा है तो इन सभी सिद्धांतों का ध्यान रखा जाता है। ये जो 10 आपको प्रिंसिपल्स दिख रहे हैं, इन्हीं 10 सिद्धांतों के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। ये मुख्य हैं। सबसे पहले समझेंगे शिक्षण उद्देश्यों का सिद्धांत। शिक्षण उद्देश्यों का सिद्धांत यह कहता है, ये हेडिंग है, परीक्षा में अगर पूछेगा तो ये हेडिंग है, इसके अंतर्गत आप हेडिंग डाल करके आप सबके अंतर्गत 2-2 लाइनें लिखेंगे, ठीक। तो देखिए, सबसे पहले कह रहा है कि शिक्षण उद्देश्यों का सिद्धांत, यानी कि शिक्षा के उद्देश्य, यानी जो शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, जिस कक्षा के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण हो रहा है, उसके उद्देश्य क्या हैं, उसको ध्यान में रख करके पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। अगर उसमें उद्देश्य है कि बच्चे को जो भौगोलिक हमारा धरातल है उसका ज्ञान प्रदान करना, तो उस हिसाब से उसमें जो पाठ्यक्रम है उसका निर्माण किया जाना चाहिए। उसमें उसके प्रदेश के बारे में, उसके देश के धरातलीय स्थिति, उसके महाद्वीप की धरातलीय स्थिति, उसके बाद विश्व के अन्य जो महाद्वीप हैं उनके धरातलीय स्थिति का ज्ञान उसको कराना चाहिए। ये चीज़ कर रहा है कि शैक्षिक उद्देश्यों का ध्यान रखना चाहिए पाठ्यक्रम निर्माण करते समय। आगे स्तर का सिद्धांत। स्तर का मतलब है किसी भी बालक की क्या बौद्धिक स्तर है, ठीक। कोई भी बालक का बौद्धिक स्तर क्या है, उसका मानसिक स्तर, उसका आयु, ठीक। चूँकि हर बालक का जो बुद्धि है वो अलग अलग होता है, लेकिन एक एवरेज के हिसाब से देखा जाए कि इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि एक एवरेज में यह बच्चा
या इस क्लास के बच्चे इस पाठ्यक्रम को पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते, इस बात का ख्याल रख करके बनाना चाहिए। जैसे कि कक्षा 6 या कक्षा 5 के लिए पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है और कक्षा 5 के लिए पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है भूगोल का, और उसमें अगर हम उच्च स्तरीय ज्ञान डाल दें, जो हाई एजुकेशन है इंटर का या हाई स्कूल के जो भूगोल का पाठ्यक्रम उसकी विषय वस्तु डाल देंगे तो बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। इसीलिए कह रहा है कि स्तर का सिद्धांत, बालक के कक्षा का स्तर, उसका मानसिक स्तर और उसके आयु स्तर का ख्याल रखते हुए पाठ्यक्रमों का निर्माण किया जाना चाहिए। आगे है पर्यावरणीय केंद्रितता का सिद्धांत। पर्यावरणीय केंद्रित सिद्धांत यह कह रहा है कि जो भूगोल का पाठ्यक्रम निर्मित किया जाता है तो उसमें पर्यावरण के स्थिति को ध्यान में रख करके निर्माण करना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि भारत के भूभाग पे इतना प्रतिशत वन है तो उसमें बढ़ा करके लिख दिया जाए, तो नहीं, पर्यावरणीय स्थिति जो है उसको वहाँ पे दर्शाया जाए जिससे कि बालक जागरूक हो सके और पर्यावरण के प्रति सचेत हो सके। तो पर्यावरण केंद्रित जो भूगोल का पाठ्यक्रम निर्मित होता है तो वह पर्यावरण को ध्यान में रख करके बनाया जाता है। ठीक है, आगे है सहसंबंध का सिद्धांत। सहसंबंध का सिद्धांत कहता है कि हर एक विषय का दूसरे विषय से संबंध होना चाहिए। जैसे गणित का भूगोल से संबंध होना चाहिए, भूगोल का पाठ्यक्रम ऐसा हो जो कि गणित से, इतिहास से, अर्थशास्त्र से, अन्य सारे विषयों से क्या हो, रिलेटेड हो। जैसे कि हिमालय की ऊंचाई हम बता रहे हैं, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बता रहे हैं, तो बच्चा अगर गणित नहीं का समझा रहेगा तो वह ऊंचाई को नहीं समझ पाएगा कि 8 किलोमीटर कितना होता है, या 8800 जो भी मीटर है आपका वह कितना होता है, बालक नहीं समझ पाएगा। तो यही चीज़ कह रहा है कि सहसंबंध का सिद्धांत, कि जो भूगोल का पाठ्यक्रम निर्मित किया जाता है तो उसका ऐसा निर्माण किया जाना चाहिए जो अन्य विषयों में भी सहायक हो सके। आगे हम देखेंगे लचीलेपन का सिद्धांत, यानी पाठ्यक्रम बहुत ही कठोर न हो और ऐसा न हो कि वह पूरे वर्ष भर में ख़त्म न किया जा सके, ऐसा हो जो कि कम समय में ख़त्म किया जा सके और बहुत ही लचीला हो, यानी कि शिक्षक उसको विभिन्न विधियों का प्रयोग करके वह पढ़ा सके। ठीक है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो। आगे दूरदर्शिता का सिद्धांत। दूरदर्शिता का मतलब यह है कि भूगोल का पाठ्यक्रम ऐसा निर्मित होना चाहिए जिससे कि आगे आने वाले भविष्य की कठिनाइयों से भी बालक अवगत हो सके। ठीक है, ऐसा नहीं कि हाँ वर्तमान में ये कंडीशन तो हमेशा बनी रहेगी, नहीं। दूरदर्शिता का सिद्धांत यानी भूगोल में जब पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है तो आगे आने वाले भविष्य के प्रति भी बालक को सचेत किया जाता है। ऐसा पाठ्यक्रम को बनाना चाहिए जिससे कि बालक भविष्य में आने वाली कठिनाइयों के प्रति सचेत हो सके। उपयोगिता का सिद्धांत, पाठ्यक्रम ऐसा निर्मित किया जाना चाहिए कि बालक के दैनिक जीवन और व्यवहार में भी वह उपयोगी सिद्ध हो सके। यह है उपयोगिता का सिद्धांत। आगे है सृजनात्मकता का सिद्धांत। कह रहा है कि बालक एक सृजनशील, ठीक है, बालक क्या है, सृजनशील होता है, वह कुछ न कुछ नया करने की कोशिश करता है। तो पाठ्यक्रम में ऐसी क्रियाओं को स्थान देना चाहिए जिनको कि पढ़ करके समझ करके बालक कोई नई चीज़, कोई नया सृजन करने के प्रति क्या हो सके, उत्सुक हो सके, प्रेरित हो सके। आगे है क्रियाशीलता का सिद्धांत। बालक को क्रियाशील रखने के लिए, चूँकि भूगोल अगर हम क्रियाशील नहीं रखेंगे तो बालक क्या हो जाएगा, उसको भूगोल का पाठ्यक्रम नीरस लगेगा, वो बेकार लगेगा कि अरे क्या है भूगोल है, जूठा ले लिए। लेकिन जब उसको क्रियाशील रखेंगे, उसको भ्रमण पे हम ले जाएंगे, उसको कोई चार्ट बनाने के लिए देंगे या उसको विभिन्न पेड़ों की, पौधों की पत्तियों के औषधि गुण लिखने के लिए कहेंगे हम चिपका करके, तो वह क्रियाशील रहेगा। तो बालक को क्रियाशील रखने के लिए भी उसमें कुछ मैटर होने चाहिए, या पाठ्यक्रम निर्माण करते समय ध्यान रखा जाता है। इसके बाद है उच्च कक्षाओं की पूर्ति का सिद्धांत। तात्पर्य यह है कि हाई एजुकेशन के लिए बच्चे को तैयार करना, पाठ्यक्रम निर्माण करते समय यह ध्यान रखा जाता है कि इस चीज़ का हम ज्ञान करा दिए हैं। जैसे कि सबसे पहले हम अपने प्रदेश के बारे में पढ़ाते हैं, कक्षा 6 में आप उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ाया जाता है, कक्षा 7 में फिर हम भारत के बारे में पढ़ाते हैं कि उत्तर प्रदेश भारत में है, भारत की जलवायु स्थिति ये है। उसके बाद कक्षा 8 में हम महाद्वीप के बारे में पढ़ाते हैं। तो धीरे धीरे हम उच्च स्तर हेतु तैयार करते हैं। यही कह रहा है कि उच्च कक्षाओं की पूर्ति का सिद्धांत। तो आशा करता हूँ कि भूगोल का जो पाठ्यक्रम है, भूगोल के पाठ्यक्रम का अर्थ, परिभाषा, आवश्यकता या महत्व, इसके बाद सिद्धांत, ये आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, अब हम मिलेंगे आपसे यूनिट 3 में। ठीक है, यूनिट 3 में आपका है जो भी आपके शिक्षण विधियाँ हैं उनको हम आपको लेकर के आपके समझ उपस्थित होंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।